Good morning students. Today in this video we will study chapter 7 Eigenvalue Problems from the book Numerical Analysis of Jeevan Sons Publications. First of all we will study basic concepts of eigenvalue and eigenvectors, and then we will study power method to calculate eigenvalues of a matrix. Let A is equal to Aij be a square matrix and lambda be an arbitrary constant. आपको याद होगा कि जो आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उनकी आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहली कंडीशन है आइगन वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर होनी चाहिए। लैम्डा हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज कर लिया, तो a माइनस लैम्डा आई मतलब क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और a में से ये लैम्डा आई मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो है इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ a। नेक्स्ट डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब ये जो आपने करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाली थी, अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें तो जो एक पोलिनोमियल आएगी लैम्डा की फॉर्म में उसे आप क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पोलिनोमियल को हम जब इक्वल टू 0 रख देते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो अगर हम a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट आया है उसे इक्वल टू 0 पुट कर दे तो वो कहलाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स a। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो ये आपकी इक्वेशन आई थी लैम्डा की फॉर्म में, आपकी ये कितने डिग्री की इक्वेशन होगी, जो आपका इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लूँ n क्रॉस n, तो ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी इसकी डिग्री भी क्या होगी, n। और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स ए के करेक्टरिस्टिक रूट्स। करेक्टरिस्टिक रूट्स को आप लेटेंट रूट्स भी कहते हैं, प्रॉपर रूट्स भी कहते हैं और आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। चारों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक वेक्टर। अगर लैम्डा आपका करेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए का, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन x ऑफ दिस इक्वेशन, कि आपका ये जो वेक्टर x है, सबसे मेन बात क्या है कि ये ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो वेक्टर कभी भी किसी मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं हो सकता। अब मैं ax को इस x वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्टिंग आंसर आए उस मैट्रिक्स में से अगर लैम्डा कॉमन ले लें तो आपका x ही रह जाए। तो ऐसा जो वेक्टर x होगा वो आपका गिवन मैट्रिक्स A का करेक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाएगा और लैम्डा आपका करेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगा। इस कंडीशन को हम देखो, लैम्डा x को लेफ्ट साइड ले आके फिर हमने कॉमन रख दिया। ये दो कंडीशन है, बोथ कंडीशन आपकी यूज होती है करेक्टरिस्टिक वेक्टर को डिफाइन करने में। और जो ये आपका करेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है इसे आप लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं, इनवेरिएंट वेक्टर भी कहते हैं, पोल भी कह सकते हैं और आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हेयर x इज ए नॉन जीरो और प्लस क्या है, ये ऑलवेज क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, x हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। उस कॉलम मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी, n रो, जितना a मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वरना अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो सकती, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है आपके पास, n क्रॉस n। तो x का ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो। तो अब जरा ध्यान से देखिए, a है और फिर आपका x है, a का ऑर्डर है n क्रॉस n। ax जो है वो आपका कॉलम वेक्टर है, तो इसका कॉलम तो आपका 1 है, तो रोज अगर n नहीं होंगी तो ये दोनों फिगर सेम अगर नहीं हुई तो आपकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगी। तो जो आपका कॉलम मैट्रिक्स ये करेक्टरिस्टिक वेक्टर बनेगा उसका ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा, n क्रॉस 1। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज की। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये रिजल्ट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम कर लो और डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर लो, वो ऑलवेज क्या होता है, सेम।
द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगुलर, और ये रिजल्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होता है और डायगोनल मैट्रिक्स पे भी। क्या रिजल्ट है ये कि जो आपकी अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो या आपकी मैट्रिक्स डायगोनल हो तो उसकी आइगन वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो एलिमेंट्स डायगोनल पर लिखे हुए हैं वही उसकी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको देखो मैं एक सिंपल सी डायगोनल मैट्रिक्स लिख दूं 2 3 5 और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0। तो अगर आप अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जिसको रिजल्ट पता है वो डायरेक्ट बता सकता है कि इसकी 2 3 और 5 ही आइगन वैल्यूज हैं। बी है आपका पी इनवर्स ए पी। ए पी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जब भी उसका पी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी और ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ऐसे हमेशा क्या होती हैं, सेम। मैट्रिक्स ए और ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं लेकिन आइगन वेक्टर डिफरेंट होते हैं। फिर अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए की और आपको कहा जाए ए की किसी पावर की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उन आइगन वैल्यूज की वही पावर कर देंगे। ऐसे ही अगर ए इनवर्स की निकालनी है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n का क्या ले लेंगे, इनवर्स। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर्स पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपका रिजल्ट है, जैसे अभी हमने कहा था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के। नेक्स्ट है आपका आइगन, अब जैसे इस रिजल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज पता है तो अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इजीली डायरेक्ट आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालिए, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर आपकी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी ऑलवेज रियल होती हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या तो जीरो होती हैं या प्योरली इमेजिनरी, रियल नहीं होती। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए का ट्रांसपोज और ए क्या हो जाते हैं, सेम। ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें ए का कंजुगेट ट्रांसपोज, मतलब हर एलिमेंट का कंजुगेट ले और फिर आप क्या कर दे, ट्रांसपोज, तो वो होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन होती है कि ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करें और वो वैल्यू माइनस ए के क्या आ जाए, इक्वल। फिर नेक्स्ट रिजल्ट है इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए और एक्स है कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, तो उस आइगन वेक्टर को किसी भी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, आइगन वेक्टर। तो आपकी एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर among all the eigenvalues of a matrix, the one which is largest in magnitude called the dominant eigenvalue और डोमिनेंट रूट। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि जितनी भी आइगन वैल्यू है उसमें से डोमिनेंट आइगन वैल्यू कौन सी है तो वो आइगन वैल्यू होगी जिसका मैग्नीट्यूड सबसे लार्जेस्ट हो। अगर आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, मतलब कि ए का इनवर्स और ए क्या होते हैं, सेम। अभी आपने ऊपर रिजल्ट करा था कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की तो लैम्डा का इनवर्स आइगन वैल्यू होती है ए इनवर्स की, और ए और इनवर्स क्या है, सेम। तो इसलिए अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो 1/लैम्डा भी उसकी आइगन वैल्यू जरूर होगी। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एक सिंपल सी मैट्रिक्स में हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाले हैं, बिल्कुल आपकी वही ट्रेडिशनल मेथड यूज किया गया है जो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। सिंपल ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाला, आपकी ये डिग्री 3 में लैम्डा में पोलिनोमियल बन गई क्योंकि एक ऑर्डर था 3×3, फैक्टर करके लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, ये हो गई आपकी आइगन वैल्यूज। अब आपको निकालना है आइगन वेक्टर, तो उसके लिए आपको इस कंडीशन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए मैंने a माइनस लैम्डा आई और इनटू में आपका वेक्टर x, x1 x2 x3 मान लिया। अब तीन आपकी जो आइगन वैल्यूज थी वो थी लैम्डा इज इक्वल टू 0, दूसरी आपकी आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 3 और तीसरी है लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हमने लैम्डा को क्या पुट कर दिया यहाँ पर इस इक्वेशन में, 0।
ठीक है, आपकी इक्वेशन ये हो गई, यहाँ से 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके जो इसने ये सॉल्यूशन निकाले हैं, ये मेथड आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो अलजेब्रा का पेपर पढ़ा है वहाँ ये सब कुछ आपने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मैट्रिक्स ए आ रही है इस पर आप ऑपरेशंस लगाकर इसे रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशंस आ जाएंगी और उनसे आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा से आपको रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू आई x3 और x1 की 1/2 x3। x3 को इसने 2 के नाम रख दिया क्योंकि ये 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये तीनों वेक्टर्स आ गए, k कॉमन ले लिया, कि 1 2 2 आपका वेक्टर आ गया। फिर जब आप k को कुछ भी 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि k हर नॉन जीरो स्केलर के लिए रिजल्ट ट्रू है आपका। फिर इसी तरह से इस इक्वेशन में एक बार लैम्डा को 3 पुट करेंगे और एक बार लैम्डा को 15, ऐसे ही आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा और उससे आपने कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकाल के इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये जो अभी तक हमने मेथड डिस्कस किया ये आपका वही ट्रेडिशनल मेथड था। अब इस वीडियो में हम नया जो मेथड पढ़ेंगे वो क्या है, आपका पावर मेथड। क्या कह रहा है, पावर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कैसा मेथड है, आइटरेटिव मेथड है। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर प्रॉब्लम्स इन विच वेरी फ्यू रूट्स आर रिक्वायर्ड। दिस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमाइन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए। कि अगर आपका क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए की सभी आइगन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर की, तब ये मेथड सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। या आपको कुछ आइगन वैल्यू स्पेशल कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वालों की रिक्वायरमेंट हो, तब भी आपको ये यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये आइटरेटिव मेथड है, तो आपने आइट्रेशन का मीनिंग तो पहले सीखा ही हुआ है कि हम जैसे कि पहले x1 x2 xn बार बार उस पर आइट्रेशंस लगाकर उसे एक्चुअल वैल्यू के मोर नियर लेकर जाएंगे। ये भी मेथड सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगा। तो हमने भी यहाँ पर क्या लिया है कि A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसका आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आते हैं। बहुत सिंपल सी ही प्रोसेस है कैसे आपने उसको यूज़ करना। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये रिमार्क देखेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि ये मेथड जो है आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू इस मेथड की हेल्प से निकालनी हो तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। अब हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन के बाद जो आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो है λ1 और आपको डिटरमाइन करनी है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो आपने एक नई मैट्रिक्स बना लेनी है बी। कैसे बनानी है ये मैट्रिक्स, a माइनस λ1 आई, और λ1 क्या है, वही जो आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब आपने ये जो नई मैट्रिक्स बी आई है इस मैट्रिक्स की क्या निकाल लेनी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। और फिर आपने ये रिजल्ट यूज कर लेना है कि जो a की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो b की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और a की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का क्या होगी, सम। तो ये रिजल्ट यूज करते हुए आप लार्जेस्ट की हेल्प से स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं कि हमने रिजल्ट क्या यूज करना है। आपने आइगन वैल्यू की ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर xi आपकी आइगन वैल्यू है तो उससे जब आप a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट साइड पर जब आप कॉमन निकालेंगे तो वो आपका लैम्डा वेक्टर आएगा और अंदर आपका xi डैश ही रह जाना चाहिए। तो अब इसको यूज करते हुए हम देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। यूज पावर मेथड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, या तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा 2x2 या मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है आपका 3x3, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर की मैट्रिसेस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब
आपको हर क्वेश्चन में एक इनिशियल आइगन वेक्टर चूज करना होगा। तो उस आइगन वेक्टर को आपने कैसे चूज करना है? अगर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 तो आप उसको क्या चूज करेंगे? कॉलम वेक्टर 1 0। अगर है आपकी 3 क्रॉस 3 तो आपने उसे चूज करना है 1 0 0। बिल्कुल सिंपल सी ही कंडीशन है और आप इसको इजीली ध्यान रख सकते हैं। अब बस आपने इनिशियल वेक्टर लेना है, उसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने a और x नोट को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है, आपने क्या करना है? जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसे आपने रख लेना है कॉमन। तो अब ये जो टर्म बाहर आएगी उसे आप लैम्डा की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे और जो ये वेक्टर बचेगा उसे x की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब ये जो नया x आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप पर हम उसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो दो टर्म्स आई उनमें से जो बड़ी वैल्यू है आप उसको कॉमन रख लेंगे। अब ये जो बाहर नंबर आया ये लैम्डा की सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया और ये जो अंदर वेक्टर है ये x की सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब a को x की सेकंड अप्रोक्सीमेशन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने लिखा है कि आपको 5 स्टेप्स तक जाना है। तो अगर आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम भी आ रही है तो जब नंबर ऑफ स्टेप्स मेंशन है तो आपको उतने स्टेप्स कवर करना कंपलसरी है। नहीं तो जैसे ही दो आपकी x की वैल्यूज, आपकी जो एक्साइज क्या आ जाएंगे? ऑलमोस्ट सेम आ जाए, xi और xi प्लस 1। जैसे ही आपके ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे आप अपनी प्रोसेस वहीं स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए ax2 निकाला, दोनों में से बड़ी वैल्यू कॉमन निकाल ली। ये बाहर जो है ये आपका लैम्डा की थर्ड अप्रोक्सीमेशन और ये अंदर x3। ऐसे ax3 निकाल के लैम्डा 4 x4 निकाला। फिर आपका ये यहाँ पर बुक में जरा सी मिस प्रिंटिंग है, ये एक्चुअली में आपका x4 है और ये यहाँ पर आपका x5 है। ठीक है, तो आपने ax4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अपनी वही लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन निकालते हुए आप अपने फिफ्थ स्टेप पर आ गए और उस केस में आपके पास लैम्डा 6 और x6 ये आ गया। अब जरा आप अपनी x5 और x6 को कंपेयर करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। तो आपकी ये 4.98 तो आपकी हो गई लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 क्रॉस 3 का मेथड वही सेम यूज होगा। x नोट मैंने 1 0 0 ले लिया, मल्टीप्लाई करा, देखो लार्जेस्ट टर्म थी 6, मैंने कॉमन निकाल ली तो 6 हो गई आपकी लैम्डा की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये हो गया x1। अब मैंने ax1 से मल्टीप्लाई किया, अब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ये, इसे कॉमन निकाल लिया, ये आपकी लैम्डा की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और ये आपकी x की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। फिर हम आगे ax2 पर, ऐसे मैंने ax3 निकाला, ये है अब आपका ax4। ये निकालने के बाद आपकी जो लास्ट वैल्यू थी x वेक्टर की और ये वाली वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट में भी यहाँ 1 ही था, नेक्स्ट में यहाँ 0.329, यहाँ है -0.011। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, आप यहीं स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें डिफरेंस अभी थोड़ा ज़्यादा है तो आप चाहें तो एक या दो स्टेप और कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की और ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूजिंग पावर मेथड, आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू वही देखे x नोट को 1 0 0 लेते हुए हमने सॉल्व करा, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ऐसे सिंपल स्टेप्स हम फॉलो करें। ये आपने अप्रोक्सीमेशंस वैसे ही निकाली। अब जरा आप ध्यान से देखिए x6 जो ये आपका नया आया है ये है 10.50 और आपका पिछली प्रोसीडिंग पे भी स्टेप पर यही था, दोनों सेम आ गए हैं तो आपने अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देनी है। 4 आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो गई है इस स्टेप के केस में और ये आपका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया है। अब जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है उसमें मैट्रिक्स ए आपके फोर्थ एग्जाम्पल जैसी ही सेम है, लेकिन इसमें आपको कहा है सारी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को ही कैलकुलेट कर रहे थे। सभी आइगन वैल्यूज को निकालकर आपको स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को पॉइंट आउट करना है। तो जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो आप इसकी 4 अभी पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं।
फिर मैंने रिमार्क में आपको एक रिजल्ट बताया था कि लार्जेस्ट की हेल्प से अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालनी है तो आपको क्या निकालना होगा, a माइनस लेमडा वन आई, और लेमडा वन क्या है, आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ये नई मैट्रिक्स B बना ली। अब इस B मैट्रिक्स की हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे, और वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का जब हम सम कर देंगे तो आपके पास A मैट्रिक्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही देखिए हमने वही अप्रोक्सीमेशन ली, कैलकुलेशन की, x2 और x1 जैसे ही सेम आ गए तो -4.98 अप्रोक्सीमेटली आपकी -5 के इक्वल थी, तो आपने इसे सॉल्व कर दिया, आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। फिर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर हम राउंड ऑफ इसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी इटरेशन में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। तो अब अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास 4 उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ गई है, -1 उसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ गई है। ए का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि कितनी आइगन वैल्यूज होंगी इसकी, 3। तो अब एक आइगन वैल्यू आपकी निकालनी रह गई है। तो मैंने एक रिजल्ट बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम और आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, सेम। तो डायगोनल एलिमेंट्स थे आपके 1 2 3, आपकी एक आइगन वैल्यू है 4, एक है -1, तीसरी हमने मान ली लैम्डा 3। तो कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन करेंगे, ऑर्थोगोनल रोटेशनल मैट्रिक्स इन प्लेन पी क्यू। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, उसे आप ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन पी क्यू कब कहेंगे, कि आप ध्यान से देखिए, ए आई आई आपका 1 है, ए आई जे आपका 0 है, फॉर ऑल आई जे, ये कंडीशन सभी के लिए होगी एक्सेप्ट दीज 4 एलिमेंट्स। क्या, ये जो पी क्यू लिखा था ना मैंने, जिस प्लेन की हम बात कर रहे थे, हम उन दो वैल्यूज की बात करें तो ए पी पी, ए क्यू क्यू, ए पी क्यू और ए क्यू पी, वो एलिमेंट्स तो आपने ऐसे लेने हैं, पी पी हो गया कॉस थीटा और ए क्यू क्यू भी कॉस थीटा। और देखो जिनकी ये डिफरेंट है उस पे उन दोनों की वैल्यू पी क्यू की माइनस साइन थीटा और दूसरे की साइन थीटा। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन प्लेन 1 3 लिखनी हो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की, तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की है तो आपकी 3 रो 3 कॉलम होंगे। सबसे पहले हम ये वाले एलिमेंट लिख देते हैं, तो P की वैल्यू होगी 1 और Q की होगी 3, तो A11 हो गया cos थीटा, A33 हो गया cos थीटा, फिर APQ A13 हो गया माइनस साइन थीटा, A31 हो गया साइन थीटा। ये चारों एलिमेंट्स लिखने के बाद जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह तो लिख दो 1 और बाकी सारे 0। ऐसे ही देखो आपको 1 4 ऑर्डर की लिखनी थी, तो आपका देखो A11 cos थीटा, A44 cos थीटा, A14 माइनस साइन थीटा, A41 साइन थीटा, फिर डायगोनल जो एंट्रीज थी मैंने वहां 1 1 लिख दिया और बाकी सब जगह 0। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। और जो अभी मैंने पावर मेथड आपको बताया है, उस मेथड के एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है कि एक मैट्रिक्स को आप ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स को आप ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, कि ए आई जे 0 हो, अगर आई और जे की सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस निकाल के मॉडुलस करें तो वो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो अगर मैं आपको कहूं कि 3 क्रॉस 3 की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिन 0 हो जाएंगे। अब देखो A11 का डिफरेंस कितना है, 1 0। A12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 1 से बड़ा नहीं है ना, ये एलिमेंट्स बनता है A13। बेसिस जो सब्सक्रिप्ट है उनके बीच का डिफरेंस 1 से बड़ा है तो ये 0 लिख दिया। अब 2 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी, और ये बनता आपका A31, तो ये डिफरेंस बन जाता आपका 0। तो इसलिए मैंने इसको, सो ये ग्रेटर देन 1 बनता है इसलिए एलिमेंट ले लिया 0। तो 3 क्रॉस 3 की जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके दो एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब भी वो इसी टाइप से आप 4 क्रॉस 4 और कोई भी वैसी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन को भी आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, और आपने स्टार्टिंग में जितनी भी आइगन वैल्यूज से रिलेटेड डेफिनेशंस और रिजल्ट्स किए हैं वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं। थैंक यू।